नमस्कार दोस्तों, आज हमारे संग त्रिपुरदमन सिंह हैं। लेखक से मुलाकात में आज हम उनसे बातचीत करेंगे। उनकी दो किताबें हमारे पास हैं, एक वे 16 दिन और दूसरी किताब जो उन्होंने अदिल हुसैन के संग मिलकर लिखी है, नेहरू भारत को परिभाषित करने वाले संवाद। त्रिपुरदमन जी, आपका स्वागत है लोकमत में। बहुत बहुत धन्यवाद रंगनाथ। पहले हम आपका थोड़ा सा निजी परिचय जानना चाहेंगे कि आप हिस्टोरियन बनने की तरफ कैसे बढ़े, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ हुआ है? नहीं तो आगरा से मेरी पैदाइश है, वहीं मैं पला बढ़ा और 18-19 साल की उम्र तक मैं वहीं रहा, स्कूल गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए मैं पहले इंग्लैंड गया और उसके बाद पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में मैंने अपना बीए की डिग्री हासिल करी और उसके बाद फिर क्योंकि दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था, तो फिर मास्टर भी किया, एमफिल भी किया, उसके बाद पीएचडी करी सभी कैम्ब्रिज से और उसके बाद अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रिसर्च फेलो हूँ और ये काम हमको करने को मिलता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट की कोई पर्टिकुलर वजह? कोई पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, पहले से ही इंटरेस्ट रहा, पहले से ही इसमें कुछ रुचि रही। तो पढ़ते पढ़ते पहले राजनीतिक शास्त्र की तरफ थोड़ी ज़्यादा रुचि थी, लेकिन फिर उसमें भी थोड़ी पॉलिटिकल थियोरी और थोड़ी सी इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ जब ध्यान मेरा जाने लगा तो अपने आप ही उसमें रुचि बढ़ने लगी, कुछ स्वतः ही उसमें इंटरेस्ट कुछ बढ़ने लगा। और बाकी हमारे परिवार की पृष्ठभूमि क्योंकि ऐसी है, तो दोनों मेरे माता और पिता दोनों का राजनीति से संबंध रहा है, तो बचपन से ही कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट बना रहा जी। इस किताब का आइडिएशन कैसे हुआ कि आप दोनों लोग, एक हिंदुस्तानी मूल का इतिहासकार, एक पाकिस्तानी मूल का इतिहासकार, और नेहरू पे मिलकर किताब लिखेंगे? नहीं, नेहरू पर तो बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत काम हो चुका है, बहुत रिसर्च हो चुकी है, लेकिन हम लोगों की राय ये थी कि नेहरू के विचार को समझना, नेहरू के किरदार पर एक नए तरह से प्रकाश डालना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों के ही काम से नेहरू का कहीं ना कहीं एक काफ़ी गहरा संबंध था। तो जो संविधान पर प्रथम संशोधन पर मैंने पुस्तक लिखी, उसमें भी नेहरू एक बड़ी केंद्र किरदार के रूप में पेश हैं। और अदील का भी जो इकबाल और जिन्ना और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट को लेकर जो काम है, उसमें भी कहीं ना कहीं नेहरू की शख्सियत एक उभर के आती। तो हम लोगों की राय ये थी कि अगर उनके एक नए तरह से उनके विचारों पर, उनके किरदार पर, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना है, तो ये एक तरीका है उन बातों की जड़ तक पहुंचने का, कि हम उनको एकांत में एक नेहरू को नहीं देखें, उनके संवादों को देखें जो उनके आसपास पड़ोस के नेता थे, जिनके साथ उनको विचार विमर्श करना पड़ता था, जिनके साथ उनको बौद्धिक जंग एक लड़नी पड़ती थी। तो उनके विचारों को समझने का, उनके किरदार को समझने का, उनके व्यक्तित्व को जानने का हम लोगों को लगा ये एक नया और एक अच्छा रास्ता है। तो जब और दोनों का ही काम कहीं ना कहीं जब उनसे मिलता था, तो फिर ये लगा कि चलो दोनों मिलकर कुछ इसमें प्रयास करते हैं। तो ये किताब उसका नतीजा है। और पहली किताब में जैसे चार, हम दर्शकों को दिखा दें कि पहली किताब में जो डिबेट वाली किताब है, बहस वाली किताब, तो उसमें नेहरू जी की जो चार लोगों से बहस हुई है अलग अलग समय में, एक ही वक्फा है करीब, लेकिन उसमें मोहम्मद इकबाल जो पाकिस्तान के रूहानी पिता माने जाते हैं और बहुत बड़े इस्लामिक विद्वान भी थे और शायर भी बहुत बड़े थे, और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो बहुत बड़े बैरिस्टर थे और मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे, उसके बाद सरदार पटेल जो भारत के बहुत बड़े नेता थे, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय भी बहुत बड़े नेता थे और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो भारतीय जनसंघ बाद में नाम बदल दिया गया जब उसका, तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आई। तो इन चार और पांचों लोग बड़े आदमकद लोग थे, लेकिन पांचों बहुत, इनका जो बैंडविड्थ है वो बहुत अलग अलग बैंडविड्थ के लोग हैं इनके विचारों के अनुसार। हम कहें इकबाल एक जगह हैं, जिन्ना दूसरी जगह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पटेल। और इकबाल जिन्ना करीब भी दिखते हैं लेकिन बहुत अंतर है उनके में भी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पटेल दोनों को अगर हिंदूवादी और सॉफ्ट नरम हिंदूवादी कह लें पटेल को, तो उन पांचों से नेहरू की जो डिबेट है, तो क्या नेहरू केंद्रीय जो पात्र के रूप में इस किताब में आते हैं? जी। तो क्या आप प्री पार्टीशन में हम जानना चाहते हैं कि क्या नेहरू की वही पोजीशन थी
कि वो सचमुच केंद्रीय भूमिका में थे, चारों स्टालवार्ड्स जो डिबेट कर रहे थे? एक तरह से केंद्रीय भूमिका में थे, और केंद्रीय भूमिका उनकी हम थोड़ा सा एक कदम पीछे हट के अगर देखें तो ये जो चारों संवाद हैं, चारों डिबेट हैं, ये 1952 से पहले के हैं। तब नेहरू को जो हम का एक छत्र राज जो हम कहते हैं, पैक्स नेहरूआना, जिसको हम लोग ने अंग्रेज़ी में करार दिया है, उसका तब तक उदय नहीं हुआ था। तो नेहरू एक बड़े ही महत्वपूर्ण, बड़े ही इम्पोर्टेंट एक लीडर थे, एक नेता थे, लेकिन उन पर उस समय एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इतनी नहीं आई थी, कोई वो ऐसी पोजीशन पर नहीं बैठे थे जहां उन्हें दूसरों के साथ विचार विमर्श करना या बौद्धिक जंग करना या उनको कन्विंस करना या उनको डिसार्म करना, ये करना ना पड़े। तो स्वतंत्रता के पहले, पार्टीशन के पहले भी नेहरू एक बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे। हाँ, उनके आसपास पड़ोस ऐसे और भी नेता थे, चाहे वो बोस हों, चाहे पटेल हों, चाहे गांधी हों, चाहे जो उनके समकक्ष थे या एक तरह से जिनका कद उनसे बड़ा था। तो उसमें कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद, और अगर आपको कुछ आगे करना है, कोई पॉलिसी आपने बनाई, उसको हासिल करना है, तो उसको अंजाम तक पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने साथियों को कन्विंस करना है, उनको तैयार करना है, एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। तो ये सब नेहरू करते थे, और नेहरू में एक ये खासियत थी कि उनको इस तरह का संवाद, इस तरह की इंगेजमेंट करने में कोई रुकावट नहीं महसूस करते थे। तो अगर आप देखें तो जो पहला संवाद आपने इकबाल की चर्चा की, तो ये उस चीज़ से शुरू होता है जिस पर नेहरू का कोई ना ज़्यादा जानकारी है, ना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है। वो उसको लेकर शुरू होता है कि इस्लाम में अहमदियों की क्या पोजीशन है, कादियानियों की क्या पोजीशन है। और नेहरू उस समय जेल में, अल्मोड़ा जेल में बंद हैं, लेकिन वो इकबाल के लेख को मॉडर्न रिव्यू में पढ़ते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये एक ऐसी समस्या है जिसका आगे देश पर बुरा असर पड़ सकता है या ऐसा प्रभाव पड़ सकता है जो कि आगे हमारे लिए एक कठिनाई का विषय बनेगा। तो वो उसके प्रति मॉडर्न रिव्यू में ही अपना एक लेख लिखते हैं जेल से। तो ये एक उनमें अब लगन कहें या एक उनकी स्ट्रैटेजी कहें, पर उनमें एक ये बात थी कि वो ये इस तरह का एंगेजमेंट वो करने को तैयार थे। अब एक तरह से तैयार इसीलिए थे क्योंकि उनकी मजबूरी भी थी कि और भी ऐसे नेता थे जिनका कद भी था, जिनके पास पब्लिक फॉलोइंग भी थी, जिससे मजबूरी थी कि आपको उनसे एंगेज करना है। तो दोनों ही बातें हैं, और लेकिन ये एक पैक्स नेहरूआना पीरियड से पहले की है। तो ये हम आगे बढ़े, और जैसे हम समझ पा रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं कि वो संवाद में यकीन रखते थे, बातचीत में, डायलॉग में। जी, वो लोगों से अलग अलग, जो उनसे बहुत अलग सोच रखते थे, कि जैसे इसमें इकबाल वाले में भी वो पूछ रहे हैं कि आपका पॉइंट क्या है। जी, जिन्ना से भी पूछ रहे हैं कि आपका पॉइंट क्या है, तो जिन्ना थोड़े से बहुत ही रूखे तरीके से कहते हैं कि ये तो छोटी बात पूछ रहे हो, जो अखबार में पढ़ लो, सारी डिबेट छपी हुई है, जी, हमसे क्या पूछ रहे हो। जी, लेकिन नेहरू उनसे एक संवाद बनाना चाहते हैं। और बाकी जो दो है, पटेल और मुखर्जी वाले संवाद, तो चूंकि उनके एक कह सकते हैं कि आपस का संवाद है, या एक लाइक माइंडेड पीपुल के अंदर का संवाद है। पटेल तो मान लीजिए एक ही संगठन के हिस्सा थे, और मुखर्जी जी जो है वो एक ही सरकार के हिस्सा थे, तब ये बहस हो रही थी। तो लेकिन ये पैक्स नेहरूआना क्या है, जरा इसको आप एक्सप्लेन करें अगर। तो पैक्स नेहरूआना हम लोग ने उस पीरियड को करार दिया जब नेहरू के जो विरोधी थे या ऐसे कद्दावर नेता थे जो उनको चैलेंज कर सकें, उनके धीरे धीरे पर काट दिए गए। वो कांग्रेस से तितर-बितर होने लगे, कुछ अलग हो गए, कुछ गांधी और पटेल के जैसे उनकी कुछ की मृत्यु हो गई। तो उसके बाद नेहरू को चुनौती देने वाला कोई रहा नहीं, और जब चुनौती देने वाला कोई रहा नहीं तो उनका एक छत्र राज एक तरह से इस्टेब्लिश हो गया। तो ये एक लगभग 1952 से लेकर 1962 तक का एक 10 साल का ऐसा पीरियड है जिसको हम लोगों ने पैक्स नेहरूआना कहा है, क्योंकि इस समय अगर आप नेहरू के जो बायोग्राफर्स थे, चाहे वो सर्वपल्ली गोपाल हों या वॉल्टर क्रॉकर हों, सबने ये माना है कि ये एक ऐसा दौर था जहाँ नेहरू को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, ना सरकार के अंदर ना सरकार के बाहर। और गोपाल ने तो यहाँ तक करार दिया, जो उनने अंग्रेज़ी शब्द प्रयोग किया है, तो उनने कहा कि इस समय नेहरू को
जो जो अंग्रेजी शब्द उन्होंने नेहरू के लिए इस्तेमाल किया है वो है थॉमेटर्जिक पर्सनालिटी, यानी ऐसा व्यक्तित्व जो कि जादू से भारत की समस्याओं का अंत करने वाला है, तो ऐसे देखा जाता था उनको। तो इसको जो हम लोग ने एक मतलब ऐसा नाम दिया जो कि अगर हम कहते हैं तो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से उसको कैप्चर, उस पीरियड के जो सोच थी उसको कैप्चर करने के लिए हमने उसको पैक्स नेहरूआना का नाम दे दिया। इससे जुड़ा एक सवाल है त्रिपुर जी की, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि नेहरूवादी, नेहरूवियन, जो गांधी जी, मैं ये भी जानना चाहता था कि नेहरूवियन का जो है कि हम नेहरूवियन हैं या नेहरूवियन दौर, खासतौर सिनेमा में भी उसको पहचाना जाता है कि नेहरूवियन लोग कहते हैं कि दिलीप कुमार नेहरूवियन थे। ये आज़ादी से पहले भी इसकी कोई अवधारणा थी, या आप जो बता रहे हैं कि ये जो 52 से 62 के बीच में है, चूँकि एक ओपिनियन लीडर के तौर पे नेहरू और एक भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे नेहरू, तो दोनों का एक मिलन कहीं ना कहीं वहाँ पे हो गया। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये सही में प्रधानमंत्री के आसपास विकसित हुआ कल्ट था, या सचमुच वो उस पहले से इस तरह की चीज़ चली आ रही थी कि नेहरू के जो, क्योंकि गांधीयन लोग पहले होते थे, नेहरू जी भी गांधीयन थे, तो अचानक से नेहरूवियन क्या है और कितना अलग होता है? नहीं, पहले ऐसी कोई कल्ट नहीं थी और पहले ऐसी कोई स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि एक तो ये था कि किसी को मालूम नहीं था कि कैसी परिस्थितियाँ बनने वाली। दूसरी बात ये थी कि कई और नेता थे, बोस थे, पटेल थे, ऐसे थे जो नेहरू के समकक्ष थे। और फिर गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसको नेहरू और पटेल से भी ऊपर उभर कर माना जाता था। तो ये स्वतंत्रता के पहले ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, खास करके 1952 पहले आम चुनाव के बाद पटेल की मृत्यु हो जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन के पर काट दिए जाते हैं, उनको अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ता है। और जो नेहरू के कुछ आलोचक थे जो कैबिनेट में थे, चाहे बड़े बड़े मंत्रियों के इस्तीफे हो जाते हैं, चाहे वो अम्बेडकर हों, जॉन मथाई हों, श्याम प्रसाद मुखर्जी हों, तो ऐसे ऐसे करके, और जो मार्क्सवादी भी जो थोड़ा रेडिकल सोशलिस्ट एलिमेंट था, कुछ नेता थे ये अलगू राय शास्त्री वगैरह, तो इनके भी पर काट दिए जाते हैं। तो सबसे करीब 1951 से ये साफ हो जाता है कि इस पार्टी में एक ही नेता है। तो उसके बाद से इस तरह के ये नेहरूवाद की शुरुआत होती है। और नेहरूवाद भी कोई शुरुआती एक दौर में कोई कल्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनने सोच समझ के ये कहा कि नहीं, मुझे अपने चारों तरफ एक कल्ट बनाना है। लेकिन जब एक ही नेता होता है, और जैसा आपने कहा, नेहरू जो विचारक थे और नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उनका एक मिलन हो जाता है, तो उनके ही विचारों के पर देश की राजनीतिक व्यवस्था निर्भर करती है। उन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए, उसी सोच को ध्यान में रखते हुए एक राजनीतिक आर्थिक ढांचा विकसित किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जो लोग पावर के इर्द गिर्द जो हैं, तो वो अपने आप को उस सोच में ढालेंगे जिस सोच से उनकी आगे की उन्नति हो, राजनीतिक उन्नति हो। तो इस मामले में भी सर्वपल्ली गोपाल का कहीं ना कहीं किताब में कोट है। तो और फिर 16 दिन में तो है ही। तो वो नेहरू कैबिनेट को भी एक दफ़े उन्होंने कहा, मोल्डरिंग मीडियोक्रिटीज़ अंग्रेज़ी में उन्होंने उनको कहा था। तो धीरे धीरे ये अपने आप में विकसित होता गया। कोई सोच समझ के ऑब्वियसली उनने अपने लिए नहीं बनाया, लेकिन उनके देहांत के बाद खास करके कुछ ज़्यादा ही ये प्रेस किया गया कि धीरे धीरे उनको एक तरह से टोटम, जिस तरह गांधी को एक टोटम बना दिया गया, उस तरह नेहरू को भी एक टोटम बना दिया गया। तो नेहरूवाद एक अपने आप को जो एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं उसमें फिट करने के लिए अपने आप को हर एक कोई नेहरूवादी कहने लगा। तो आप ऐसा आप चूँकि हिस्टोरियन हैं और एकेडमिशियन हैं, तो आपको लगता है कि एकेडमिक्स में इसका रोल है कि जैसे दूसरे लोगों पर उतना काम नहीं हुआ, चूँकि नेहरू परिवार ही सत्ता में रहा और नेहरू जी जैसा आप कह ही रहे हैं कि वो कल्ट फिगर या टोटम जैसे बन गए, और इस्टेब्लिशमेंट या जो सिस्टम है उसके अंदर बने रहने के लिए तमाम तरह के जो लाभ होंगे उसके पाने के लिए भी लोगों में थोड़ी सी कुछ झुकाव हुआ होगा।
तो क्या ये कारण हो सकता है कि अर्ली पीरियड में जैसे लोग अभी कंप्लेन करते हैं, जैसे भगत सिंह का ही जो डायरी वायरी है बहुत बाद में पब्लिश हुई है, या सुभाष चंद्र बोस पे भी बहुत उतना वर्क नहीं दिख, लगभग ज़्यादातर लोगों पे, जैसे या HRS से जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद बिस्मिल पे बहुत ज़्यादा काम देखने को नहीं मिलता है। और जो हिंदू महासभा के नेता भी अगर हम कहें कि मॉडर्न हिस्ट्री में एक तरीके से वो त्याग जैसे ही हैं, तो क्या इसका आपको लगता है कि मॉडर्न एकेडमिया में ये था? नहीं, एक कारण तो था, और एक कारण तो ये है कि जो सत्ता में रहता है, जिसकी जहाँ से स्पॉन्सरशिप मिलती है, जिस प्रकार की स्कॉलरशिप करने से आपको आगे का रास्ता खुलता है, तो उसमें स्वाभाविक है कि जो एकेडमिक्स हैं, जो इतिहासकार हैं, वो अपने आप उनका झुकाव थोड़ा उसके प्रति होने लगता है। ये एक वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि अब अगर हम तुलना भी करें तो नेहरू का किरदार ऐसा था कि वो वाकई में भारत को परिभाषित करने वाला था। वो ऐसा व्यक्तित्व था जिसने आधुनिक भारत की एक तरह से आधुनिक भारत को रेखांकित किया, और यही हम लोग इस किताब में भी कहते हैं। तो ये भी एक स्वाभाविक बात है कि जिस आदमी ने सत्ता की बागडोर इतने साल संभाली, जिसने देश को परिभाषित किया, जिसकी सोच ने देश के राजनीतिक ढांचे को गढ़ा एक तरह से, तो ये एक तरह से स्वाभाविक भी है कि उस पर ज़्यादा काम होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी सत्य है कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल था। और अगर हम भारत में देखें तो केवल यही रोल नहीं था कि उनके ऊपर काम होगा, उनके ऊपर किस तरह का काम होगा, किस तरह से उनको प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी किसी तरह से जो उस समय की राजनीति है उसके अनुकूल होता है। तो आज जो नेहरू के आलोचक हैं, हम देखें तो कई नेहरू की आलोचना आज तक कल तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो ये इसीलिए हो रही है कि राजनीतिक वातावरण जो है वो थोड़ा इसके अनुकूल है। और आखिरी पॉइंट थोड़ा मेरा ये था कि अब अगर नेहरू की तुलना हम उनके समकालीन चर्चिल से जैसे करते हैं, तो नेहरू के जो कागजात हैं वो कुछ तो पब्लिक डोमेन में हैं, कुछ आप जाके नेहरू मेमोरियल में देख सकते हैं, रख सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कि प्राइवेट डोमेन में हैं, जो कि आप वैसे एक्सेस नहीं कर सकते। और उनकी तुलना अगर हम जैसे चर्चिल जैसे किसी व्यक्ति से करें, तो चर्चिल के ज़्यादातर कागजात सब चर्चिल आर्काइव में पब्लिकली ओपन है, कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। तो थोड़ी एक ये भी बात है कि जो आर्काइवल कंट्रोल भारत में है, तो वो अपने आप ही स्कॉलरशिप को एक दिशा की तरफ मोड़ देता है। ये पहली किताब के दो जो पहले चैप्टर हैं उन पे हम बात करते हैं, तीसरे पे करेंगे, और चौथा चूंकि आपकी नेक्स्ट किताब से जुड़ता है जी, जो मुखर्जी जी का है। वैसे तो ये किताब मैंने उससे पहले लिखी थी। ये पहले की है? जी जी। ओ, तो ठीक है, तो हम इस पे चूंकि वो कनेक्टेड है तो एक ही संग उस पर बात करेंगे। तो इसमें पहला जो है इकबाल और जिन्ना से जो उनका संवाद है, तो वो मुस्लिम क्वेश्चन जिसको अगर हम कह लें, तो दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। एक तो क्या है कि उसमें मैंने नोटिस किया कि अभी आपने देखा होगा कि जब ये ब्रिटेन में ऋषि सुनक पीएम बने, तो कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने कह दिया कि क्या भारत में भी कोई माइनॉरिटी पीएम बन सकता है। तो लोगों ने उनको ट्रोल किया कि आप लोग खुद ही माइनॉरिटी पीएम के अंदर मिनिस्टर रहे हैं। तो उससे ये सामने आ गया कि जब आदमी माइनॉरिटी बोलता है तो उसका मतलब होता है मुस्लिम, क्योंकि उनको भी ये ध्यान नहीं था कि जो मनमोहन सिंह हैं वो सिख हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में भी इस डायलॉग में भी लगता है कि जब जिन्ना और इकबाल से भी बातचीत चलती है नेहरू की, और नेहरू भी जब माइनॉरिटी कहते हैं तो उनका मतलब क्या मुस्लिम होता है आमतौर पर? जी। और दूसरी चीज़ें मैं जो ज़्यादा डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा कि जिन सवालों पे नेहरू इंगेज हो रहे थे, अब चूंकि जब ये बात है बेसिकली 1930 के दशक की, और उस वक्त नेहरू को भी नहीं पता था कि जैसा आपने बताया कि क्योंकि एक प्रधानमंत्री बनने के नाते आप पहले आप सामान्य विचारक थे, नेता थे, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश के नीति नियंता बन जाते हैं। और नेहरू जी करीब 17 साल प्रधानमंत्री रहे, तो उनकी एक अभी तक उनके जितना कोई नहीं रहा है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित भी किया है। तो एक जो उस वक्त वो जो क्वेश्चन थे जिसको कहते हैं मुस्लिम क्वेश्चन पे नेहरू जो आर्ग्यू कर रहे थे, जिन्ना से भी इकबाल से भी, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद उनमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको वो हल कर पाए, जिनका समाधान वो प्रस्तुत कर पाए? और कुछ चीज़ों पे क्या वो, जैसे कि इसमें मैंने देखा कि रोचक है कि जैसे वंदे मातरम को रखें चाहे न रखें, वो डिबेट आज भी चल रही है। और जो पहले जो दो उसके पैरा हैं जो उसको लिया गया,
स्टेंजा जो है। तो गौ हत्या पे भी वो डिबेट है। फिर इसके अलावा सिविल मतलब कॉमन सिविल कोड को भी लेके है इनडायरेक्टली, लेकिन उसमें नहीं। तो ये सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं। तो नेहरू जी कितने प्रश्नों को, या जैसे बहुत अच्छा है कि जैसे इकबाल से जो उनकी डिबेट है अहमदिया संप्रदाय से लेके, तो अहमदिया समुदाय अब तो पाकिस्तान में वो बहुत ही हिंसा का शिकार हो रहा है। और जो गुलाम अहमद थे जो वो खुद ही प्रो पार्टीशन थे, प्रो पाकिस्तान थे, तो उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है खासतौर पर, चूंकि वो पंजाब के बेल्ट में इन्फ्लुएंशियल थे। तो वहाँ के लोगों को एक तैयार करने के लिए कि पाकिस्तान बनना चाहिए। और आर्य समाज से उनका तो बहुत नोन है कि किस तरह से डिबेट हुई, उसमें स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई। तो लेकिन इकबाल उसी समय उनके खिलाफ थे, और इकबाल कहते हैं कि ऐसे लोगों को सरकार को दबा देना चाहिए, दमन कर देना चाहिए। और बाद में पाकिस्तान में ये होता दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आज़ादी के बाद वो कितना इन प्रश्नों को हल कर पाए, या उसी वक्त तो समझ रहे थे या नहीं समझ रहे थे कि सवाल हमारे बीच में क्या चल रहा है? इकबाल और जिन्ना जो उनके सामने रख रहे थे समस्या। नहीं, इकबाल के साथ जो उनका संवाद है वो दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि नेहरू जो कह रहे हैं वो 1930 के दशक के नेहरू कह रहे हैं। जब जैसा आपने कहा, जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो सत्ता की अपनी कुछ उनकी मजबूरियां हो जाती हैं। तो जो उनसे वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि असल में धर्म का इस युग में, आधुनिक युग में कोई ज़्यादा उपयोग है नहीं, और जो धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं या तो कोई कुछ उद्योगपति या ज़मींदार या जो कैपिटलिस्ट इम्पीरियलिस्ट इंटरेस्ट जिसको वो कहते हैं, वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बरगला रहे हैं पब्लिक को, या जो आम जनमानस है वो उसकी अच्छी शिक्षा नहीं हुई है, उसका तालीम नहीं हुई है, उसने आधुनिक युग को अपनाया नहीं है, इसीलिए वो इसके धर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो उनका नज़रिया है इसमें पार्टीशन के बाद, बंटवारे के बाद काफ़ी बदलाव आता है। और बदलाव इसीलिए आता है कि जो जिस तरह की हिंसा, जिस तरह के मारकाट वो देखते हैं, तो ख़ास करके क्योंकि उनका ये एक तरह से सपना था, भाई भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, और कई ऐसे बिंदु थे जिस पर वो पूरी तरह कमिटेड थे। सेक्युलरिज्म, चाहे वो किसी भी तरह, वो एक अलग विवाद है कि जो नेहरू की परिभाषा थी सेक्युलरिज्म की, वो क्या थी, कैसी थी, जो भी थी, लेकिन उस पर वो कायम थे, उस पर कमिटेड थे। तो उनकी राय, लेकिन ये तो अगर आप, और ये सब बिंदु, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे फिर उनके मकसद था, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे फिर उससे कनेक्टेड उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, तो ये सब कहीं ना कहीं आपस में सब जुड़े हुए थे। तो आप ये तो तभी दिखा सकते हैं कि आप सेक्युलर देश हैं जब आपके देश में कोई सब्सटैंटिव माइनॉरिटीज़ हो। अगर मुसलमान सब छोड़ के चले जाते हैं, आप उनको सुरक्षित महसूस नहीं करा सकते, तो आप फिर बाहर जाके कैसे कह सकते हैं कि हम एक भाई हम सेक्युलर हैं या हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो ये उनकी एक राय थी, और एक तरह से उनकी मजबूरी भी थी कि अगर उनको ये छवि पेश करनी थी, और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको केवल छवि में दिलचस्पी थी और असलियत में दिलचस्पी नहीं थी, दोनों की थी, दोनों में उनकी दिलचस्पी थी। लेकिन ये तभी संभव था जब आप अपने मुसलमानों को यहाँ एक सुरक्षित माहौल दे सकें। और ख़ास करके विभाजन के बाद माहौल काफ़ी, तो ये तो सभी जानते हैं, ख़राब रहा। तो उनकी इस विचार में उनके बदलाव आया, और मेरे ख्याल से उनको ये साफ हो गया कि नहीं, जहाँ तक इनका सवाल है तो कहीं ना कहीं धर्म एक मज़हब इनके लिए एक इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, और उसको हम पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये एक आर्क आप नेहरू की सोच में ट्रेस कर सकते हैं। हम आते हैं तीसरा जो इसमें निबंध है या बेसिकली बहस है पटेल की और नेहरू की चीन को लेकर। उसमें आपने ही लिखा है उस चैप्टर, और
उसमें आपने एक ब्यौरा दिया है कि नेहरू को विदेश नीति से बड़ा ऑब्सेशन जैसा था। जी। तो ये कैसे, मतलब क्या कि वो, और इसीलिए वो विदेश मंत्री भी काफ़ी समय तक रहे अपने मतलब प्रधानमंत्री काल में। तो ये तो उनको शुरुआत से ही था और कुछ 20 के दशक से ही था। और अगर उनके जो और कांग्रेसी नेता थे उनके तुलना में अगर देखा जाए तो नेहरू की विदेश यात्राएं भी ज़्यादा थीं, उनके वहाँ संबंध भी ज़्यादा थे। वो रूस भी गए थे, सोवियत यूनियन भी गए थे, इंग्लैंड में पढ़े थे 14-15 साल की उम्र से हैरो में। वहाँ हैरल्ड लास्की जैसे बड़े विद्वानों के साथ उनके का उठना बैठना था। तो शुरुआत से लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म के वो सदस्य रहे थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन और इन लोगों के साथ। तो शुरुआत से ही उनकी उसमें रुचि भी रही, दिलचस्पी भी रही। और एक बड़ी प्रमुख आलोचना जो जिन्ना उनके प्रति करते थे तो वो यही करते थे कि नेहरू को भारत में दिलचस्पी है या नहीं है, रुचि है या नहीं है, यही साफ नहीं है। मुझे लगता है कि इनको वो कहते थे मोर इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल सिचुएशन देन द नेशनल सिचुएशन। तो ये एक आलोचना शुरू से उनकी थी। और उनके सोच में जो ये डिवाइडिंग लाइन होती है नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म में, वो कहीं थी नहीं। तो उनको ऐसा नहीं है, खैर नहीं थी, लेकिन उनको इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता था। तो उनकी राय से जो नेशनलिस्ट पोजीशन थी वो अपने आप में ही एक तरह से इंटरनेशनलिस्ट पोजीशन भी थी। अंतरिम प्रधानमंत्री भी जब वो बने तो उनने विदेश मंत्रालय अपने पास रखा। अंतरिम प्रधानमंत्री तो की पोजीशन तक वो थी जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें वाइस प्रेसिडेंट का पद इनको दिया गया कांग्रेस नेता के रूप में। अब इसकी भी एक अलग कहानी है थोड़ी, मैं आपको बता दूं तो मुख्य रूप से सबसे बड़े जो 4 पद थे वो ये 4 मंत्रालय थे। एक तो विदेश मंत्रालय था, वित्त, रक्षा, गृह, होम मिनिस्ट्री। तो पहले तो ये 4 कांग्रेस के पास ही थे। और उसके बाद जब लीग सरकार में आई और साझा सरकार चलाने का ये प्रयत्न हुआ तो एक बड़ा मंत्रालय लीग को देना था 4 में से। गृह देना नहीं चाहते थे क्योंकि पुलिस व्यवस्था सब गृह के हाथ में थी। और वित्त में फाइनेंस की व्यवस्था थी। तो ये हुआ कि जो फौज है वो डिफेंस के हाथ में है, वो देना नहीं है। जो ये गृह मंत्रालय है इसमें पुलिस और अंदरूनी व्यवस्था है, वो नहीं देना। तो वित्त और विदेश मंत्रालय बचे थे। तो क्योंकि विदेश मंत्रालय नेहरू का खास था तो फिर वित्त मंत्रालय, और जबकि उस राजनीतिक स्थिति में विदेश मंत्रालय सबसे कम राजनीतिक इस्तेमाल का था कांग्रेस का, तो फिर उस स्थिति में वित्त मंत्रालय लीग को दिया गया। तो लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने और वित्त मंत्री बनने के बाद उनने कांग्रेस के प्रोग्रामों को फंड करना बंद कर दिया। और उनके ऐसे उद्योगपति थे जो कांग्रेस से करीबी थे, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाना, सख्ती बढ़ा दी, टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। और वहाँ व्यवस्था बैठ गई, आपस में जो उनके संबंध थे वो बिल्कुल टूट गए। वो साझा सरकार का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल हो गया। एक लगाव उनको था विदेश नीति से और उसमें उनने एक अपना दायरा बना के रखा जिसमें उनने किसी का हस्तक्षेप अलाउ नहीं करा। इस किताब में भी जिक्र है 2-3 लोग का, और मैं उनमें एक सावरकर को जोड़ भी दूं तो पटेल भी जैसे उनकी विदेश नीति से काफ़ी असहमत थे जी। डॉक्टर अंबेडकर भी बहुत हद तक असहमत थे। आपने इसको दिखाया भी है कि जो 4-5 बड़े इस्तीफे हुए उनमें विदेश नीति से असहमति एक बड़ा कारक थी जी। चाहे वो अंबेडकर हों चाहे मुखर्जी हों, और मुखर्जी चूँकि मंत्रिमंडल में नहीं हो, जॉन मथाई भी हों, और जैसे सावरकर भी चीन के नीति पे, चीन और तिब्बत पे मैं अभी पढ़ रहा था जब सावरकर की जीवनी विक्रम संपत की, तो उसमें एक है कि मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तिब्बत को बफर स्टेट के रूप में बीच में रखना चाहिए, नहीं तो चीन अगर हमारी सीमा तक आ जाएगा तो हमें दिक्कत होगी। तो ये जो उस समय के जो 4-5 बड़े नेता हैं और सभी बड़े अपने अपने जो वैचारिक वो धारा है उसके प्रमुख नेता हैं, तो वो सब इनके अगेंस्ट थे नेहरू जी के। और नेहरू जी तो आपको लगता है कि वो उनसे ऐतिहासिक भूल हुई उस विदेश नीति को समझने में, और सारे जो स्टालवार्ट्स अदर जो थे गैर नेहरूवियन कह लीजिए अगर आप, या नेहरू जी के गुड बुक में जो नहीं थे?
नहीं, या और ये एक तो और उसमें एक इशू है, जैसे मैं जोड़ना चाहूँगा, आप सॉरी टोकने के लिए, कि जैसे उन्होंने अपने को चीन के प्रवक्ता के रूप में खुद को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया था, कि जैसे चीन की आवाज़ बन के वो दुनिया में उसको जी, सुरक्षा परिषद में सीट दिलाना और ये चीज़ें, जी। तो आपको लग रहा है कि ये, और आज तक लोग टॉन्ट करते हैं, युद्ध की बात हम नहीं कर रहे हैं, युद्ध तो एक अलग चीज़ है कि ज़मीन चली गई है, युद्ध हो गया, हम उससे पहले 50 के ही दशक की बात कर रहे हैं, तो जी। क्या उस समय नहीं, भूल हुई ये तो सभी मानते हैं, और ये तो नेहरू जी ने स्वयं ने भी माना, और उनका बड़ा ही एक भावुक वाक्य है कि वी वर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ आवर ओन इमेजिनेशन। तो ये तो वो भी मानते हैं कि एक तरह से भूल हुई, लेकिन ये भूल कैसे हुई, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। भूल इसीलिए हुई कि पहले से ही नेहरू जी का थोड़ा लगाव था उस तरफ, एक तरह से वो लगा, मतलब चीन की तरफ? चीन की तरफ पहले से ही, जब माओवादी चीन का उदय हुआ, उससे पहले से ही उनका चीन के प्रति थोड़ा लगाव था, झुकाव था। दूसरा ये कि वो उनका कम्युनिज्म के प्रति, मार्क्सवाद के प्रति, सोशलिज्म, समाजवाद के प्रति, हाँ। समाजवाद के प्रति सॉफ्ट स्पॉट था। समाजवाद तो खैर में वो खुद विश्वास रखते थे, लेकिन फिर भी मार्क्सवाद में कम्युनिज्म के वामपंथियों, प्रति भी, वामपंथियों के प्रति भी उनका नरम दिल, हाँ। सॉफ्ट कॉर्नर था, खास करके सोवियत यूनियन और इनके प्रति। भले ही अपने देश के जो कम्युनिस्ट थे उनके प्रति इतना नरम रुख नहीं था उनका, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। और उनकी ये भी सोच थी कि ये साम्राज्यवाद और कैपिटलिज्म और इनकी वजह से ही युद्ध होता है। तो अगर देश कोई कम्युनिस्ट देशों का, सोशलिस्ट देशों का अगर उदय होगा, तो अपने आप ही युद्ध का कोई कारण ही नहीं बनेगा। तो ये भी एक विषय था। और बाकी उनकी, क्योंकि जब चीन ऐसे कदम उठाने लगा तिब्बत के प्रति, तो अब बात ये आई कि आपको अगर उसका मुकाबला करना है, तो आपके पास, भारत के पास, नेहरू जी के पास जो जिस तरह की शक्ति होनी चाहिए, चाहे वो हम मिलिट्री स्ट्रेंथ देखें, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखें, तो उस तरह की स्थिति में भारत था नहीं। वो जब ही हो सकता था जब आप अमेरिका से और वेस्ट से हाथ मिलाते, जैसा कि वेस्ट चाहता था। लेकिन अगर नेहरू जी की विश्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टेट्समैन की जो इमेज बनी थी, वो इस पर आधारित थी कि वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, वो एक सोशलिस्ट हैं, वो समाजवादी हैं, और वो इनके अमेरिका और वेस्ट से आंख मिलाकर बात करने की स्थिति में हैं। और नेहरू जी की खुद ये सोच थी कि अब ये एशिया का युग है, और वो एशिया को एक नई दिशा में ले जाने वाले हैं। तो चीनी जो नेता थे वो इसको बड़ा बुरा मानते थे कि नेहरू जी की बार बार ये कहते थे कि ये हमारे छोटे भाई हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, हम इनको रास्ता दिखाने वाले हैं आगे। अब अगर आप अमेरिका से हाथ मिला लेते, तो ये जो छवि उनने अपनी विश्व के स्तर पे बनाई थी, ये थोड़ी धूमिल हो जाती। दूसरी तरफ से चीन से और सोवियत यूनियन से इन पर प्रहार होता था, इनको कहा जाता था द रनिंग डॉग ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। तो वो ये कहते थे कि नहीं, जो आज़ादी आपको मिली है वो झूठी है, आप आज भी उनके गुलाम हैं। तो जितना वो कहते थे उसको गलत साबित करने के लिए उतना ही उनको नेहरू जी थोड़ा पीछे झुकते थे कि हमें इनको दिखाना है कि ये बात सही नहीं है। और केवल वही नहीं कहते थे, जो भारत की उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो कि तब सीपीआई और उस समय तेलंगाना में और कई जगह पे विद्रोह भी हो रहा था। तो वो भी कहते थे, उनका बड़ा प्रमुख नारा था ये आज़ादी झूठी है। तो वो उस प्रोपेगेंडा को नकारने के लिए भारत चीन के पक्ष में होता चला गया, जो कि अगर आप वेस्टर्न जो ऑब्जर्वर्स थे उनकी थोड़ी कोई राइटिंग देखें या कुछ पढ़ें, तो उनके ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आप क्यों कर रहे हैं। और जो बहुत ही कुछ तीखी आलोचना करने वाले थे, जैसे तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के, रिचर्ड निक्सन, तो उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि नेहरू जी को ना तो
अमेरिका पसंद है, ना रूस पसंद है, ना चीन पसंद है, उनको तो केवल नेहरू जी पसंद है। नेहरू और इंडिया हाँ, पसंद है। उनको भारत पसंद है और नेहरू पसंद है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये पूर्णतः सत्य है, लेकिन वो ऐसा दौर था जहाँ ये साफ कोई ये रेखा नहीं खींच सकता था कि यहाँ भारत यहाँ ख़त्म होता है और नेहरू यहाँ शुरू होता है। तो जो रोल आप अदा कर रहे थे विश्व के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आप कोरिया में भी भारत नेगोशिएट कर रहा था और नॉन अलाइंड मूवमेंट की रूपरेखा रखी जा रही थी। तो ये जो नेहरू का एक कद था, जो स्टैचर था, उसके बलबूते पर हो रहा था। और तो ये एक इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है और इसका कोई एक उत्तर नहीं है कि ये जो छवि थी ये भारत के पक्ष में थी या नहीं थी। तो ये छवि, क्योंकि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से पहचान थी, वो नेहरू के व्यक्तित्व के ऊपर इतनी निर्भर करती थी कि जो भारत के राजदूत थे, डिप्लोमेट थे, उनकी भी एक तरह से मजबूरी थी कि हमें नेहरू की छवि को बना के रखना है। और नेहरू की छवि को बना के रखना है मतलब हमें ये दिखाना है कि हम समाजवादी हैं, उनके गुलाम नहीं हैं। तो एक इस तरह की स्थिति बन गई जहां भारत अपने आप को चीन का प्रवक्ता एक तरह से बनाने लगा और उसका फिर ऐसी स्थिति हुई कि वो तो खैर सभी जानते हैं। खैर हम आते हैं अपने इस किताब पे, जो वे 16 दिन नेहरू मुखर्जी संविधान का पहला संशोधन। ये बड़ी रोचक बात है, चीन वाले मुद्दे पे भी अभी भी चल ही रहा है चीन का विवाद। तो ये जो पहला संशोधन है और इसमें जो 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिनकी वजह से पहली बार संविधान बनने मतलब लागू होने के 1.5 साल के अंदर ही जो 18 महीने के अंदर ही उसमें बदलाव करना पड़ा और उस पर नेहरू जी बहुत ही व्यापक बदलाव करना हाँ पड़ा। और वो जो बुनियादी, तो जरा एक अगर आप संक्षेप में बताना चाहें कि आखिर ये फंडामेंटल ऐसा क्या था बुनियादी तौर पे जो आपने इस पे पूरी किताब एक संविधान संशोधन पे लिखी है। पहला था लेकिन फिर भी चूंकि संशोधन तो 100 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको क्यों इतना महत्वपूर्ण लगा कि इस संशोधन पे एक स्वतंत्र पुस्तक लिखनी चाहिए? नहीं, इसके 3 कारण रहे। पहला तो ये कि ये संशोधन इतना व्यापक था, इतना बुनियादी था कि इसने भारतीय संविधान के ढांचे को काफ़ी हद तक बदल के रख दिया। तो कानूनी विशेषज्ञ उपेंद्र बख्शी हैं, उनका कहना है, उनने इसको द्वितीय संविधान करार दिया। तो ये इतना व्यापक था कि इसने एक बहुत ही बुनियादी तौर पर संविधान को बदल के रख दिया और इस पर ज़्यादा किसी ने चर्चा भी, वैसे औपचारिक एकेडमिक रूप से ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ। 2-1 पेपर ज़रूर लिखे गए और आम चर्चा का भी ये ज़्यादा विषय नहीं रहा। तो मुझे लगा इसको लोगों को जानकारी नहीं है और ये बड़ी रोमांच, और इसके अलावा भी बहुत रोमांचक कहानी है इसकी कि ये किस तरह से इसको बनाया गया और फिर किस तरह से इसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, किस तरह से बहस हुई। तो एक भारतीय लोकतंत्र के लिए भी एक मुझे लगता है एक इंस्पिरेशनल तरह से अगर देखा जाए तो एक ऐसी कहानी है जो उसके कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है, उजागर करती है। तो अगर हम आज की राजनीति भी समझना चाहें, आज भी जो संवैधानिक प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हो, चाहे वो सेडिशन या राजद्रोह का हो, चाहे वो आरक्षण का हो, ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो पीछे जाके कहीं ना कहीं प्रथम संशोधन से जुड़े हुए हैं। यही हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जो 4 बड़े मुद्दे हैं कि एक तो था कि आरक्षण का मुद्दा, कि क्या आरक्षण जो है वो व्यक्ति जो है एक नागरिक जो है आज़ाद भारत का, उसके अधिकारों का हनन तो नहीं करता है। प्रेस की मतलब जो मीडिया है उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी मुद्दा इसमें शामिल है और जमींदारी उन्मूलन का भी, कि भूमि कैसे भूमिहीनों को ज़मीन दी जाएगी और कैसे वो किया जाएगा, जो जमींदार हैं या जो छोटी रियासतें हैं या बड़ी रियासतें, उनकी ज़मीनें जब ली जाएंगी तो उनको मुआवजा कैसे दिया जाएगा। और फिर एक आज भी हमारे बीच में डिबेट में कि राजद्रोह का मुद्दा, कि उसको दोबारा से, तो ये एक बहुत तीखी बहस हुई और ये सारे मुद्दे अभी भी जीवित हैं। तो त्रिपुरदमन जी, चूँकि आप नेहरू पे काफ़ी आपने अध्ययन किया, तो इसलिए मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि नेहरू जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं थे उनको, जैसे कि आप हम लोग कहते हैं विज्ञान की दुनिया में कि आर्किमीडियन पॉइंट, कि जो हो नहीं सकता
सैद्धांतिक तौर पे तो सही है जी कि ऐसा एक बहुत बड़ा सा डंडा मिल जाए बहुत लंबा, तो चंद्रमा को हम यहाँ से हिला जी सकते हैं। लेकिन चूंकि उतना लंबा डंडा कभी होगा नहीं, तो इसलिए ये सिद्धांत जो है अमल में कभी आ नहीं सकता। तो इसको कहते हैं आर्किमिडियन पॉइंट। तो ऐसा क्या था कि नेहरू जी बहुत सारे उन्होंने आर्किमिडियन पॉइंट बना लिए थे आज़ादी से पहले, और जब उनको व्यवहारिक रूप से जब देश चलाना हुआ तो उनको उन सीमाओं का एहसास हुआ। नहीं, ये कुछ तो आर्किमिडियन पॉइंट थे, लेकिन ज़मींदारी उन्मूलन का जैसे अगर पॉइंट लिया जाए तो इस पे भी आम सहमति बनी हुई थी। तो ये 30 के दशक से चला आ रहा था। कांग्रेस प्रतिबद्ध थी कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ज़मींदारी एबोलिशन करेंगे, भूमिहीनों को ज़मीन देंगे। और आरक्षण का जो मुद्दा था ये खास करके मद्रास से तत्कालीन मद्रास प्रांत जो था उससे चला रहा था। वहाँ भी 20 के दशक से आरक्षण चला रहा था किसी न किसी रूप में, और बड़ा ही विचित्र ढांचा था आरक्षण का वहाँ। तो हर 14 सीट में से बड़े स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन होता था कि 7 फलाने समुदाय को जाएंगी, 3 इनको जाएंगी, 3 इनको जाएंगी। तो उसी रेशियो में कोई भी अगर सरकारी कॉलेज अगर छात्रों को एडमिट करता तो उसी रेशियो में एडमिट करता था। तो कुछ चीज़ें तो पुरानी चली आ रही थी। अब जो नया ऐसा हुआ कि जब आपने अब संविधान सभा बैठी, संविधान बना तो एक तरह से एक इंथुजियाज्म भी था, एक उमंग भी थी कि हम एक नए देश के गठन कर रहे हैं, शुद्ध आदर्शवादी आइडियलिस्टिक पोजीशन लेके बनाया गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि आइडियलिस्टिक पोजीशन लिया, लेकिन हाँ ये था कि एक ये तो सरदार पटेल का कहना था कि हम आदर्शवाद में बह गए इसीलिए हमने ऐसा सब कर दिया। लेकिन ये बात भी सत्य नहीं है, क्योंकि संविधान में पहले से ही जो भी कुछ आपने लिखा, आपने सोच समझ के 3-4 साल बैठ के ये तैयार किया कि आपको जो कुछ करना है, ज़मींदारी उन्मूलन करना है, आपको सामुदायिक प्रतिनिधित्व देना है, आरक्षण देना है, ये दलित खास करके जो दलितों को, आदिवासियों को, दलितों को, और तो ये सब चीज़ें सोच समझ के बड़ी लिखी गई। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी बड़ा एक प्रमुख मुद्दा था, क्योंकि जो अगर आप देखें कानूनी ढांचा तो वही था जो अंग्रेज़ों के ज़माने में था, उसी को फिर लागू किया। 80% तो वही है, लेकिन उसकी जो डिवाइडिंग लाइन थी 1935 इंडियन एक्ट और हमारा जो संविधान है, वो ये है कि हम आपको जो चैप्टर 3 है, पार्ट 3 है, जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो वो एक बड़ा ही, अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो वो एक बड़ा प्रमुख चैप्टर था। और जब संविधान बना भी तो किसी ने ये जाके नहीं कहा, हाँ ये विशेषज्ञ जरूर कहते हैं कि ये संविधान आपकी स्कीमों को लागू करने के लिए बनाया गया। और नेहरू भी कहते थे ये संविधान हमने लोगों को भूखे को रोटी देने के लिए और गरीब को कपड़े देने के लिए बनाया है। और उनकी जो समाजवादी विचारधारा थी उसको नज़र में रखते हुए ये संविधान बनाया गया था। तो ये बात तो हम भी मानते हैं, विशेषज्ञ भी मानते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकारों का ये चैप्टर था, ये इतना आवश्यक था कि इस पर ही ज़्यादातर लोगों का ध्यान केंद्रित था। तो जब संविधान बना, किसी ने जाके पब्लिक में ये नहीं कहा कि हमने ऐसा संविधान बनाया है जिससे आपको कपड़े मिल जाएंगे या जिससे समाजवाद लागू हो जाएगा। सबने ये कहा हमने ऐसा संविधान बनाया है जो कि अब आपको स्वतंत्र बनाएगा, जो आपको जिस तरह की व्यवस्था अंग्रेज़ी शासन में चल रही थी उससे अलग व्यवस्था अब हम चलाएंगे। तो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उस पर जब इन तीनों मुद्दों को लेकर जब नेहरू सरकार थोड़े कोर्ट के कटघरे में आने लगी, तो उनको ये लगा कि हम अभी तक तो हम कहते थे कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब जब संवैधानिक सीमाएं हमें बांध के रख दिया है, तो हम किस मुंह से पब्लिक को जाके कहें कि हमने तो ऐसा ऐसा कहा था हम करेंगे, लेकिन अब हम नहीं कर सकते क्योंकि संविधान आड़े आ रहा है। तो मुख्य रूप से ये धारणा बनी, ये सोच बनी। और क्योंकि आलोचना बहुत तीखी हो रही थी और सब तरफ से हो रही थी, लेफ्ट से भी हो रही थी, राइट से भी हो रही थी, कम्युनिस्टों के वामपंथियों की तरफ से भी हो रही थी, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी हो रही थी,
उनको लग रहा था कि ये आलोचना जो हो रही है ये हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए हो रही है, खास करके जो संघ और हिंदूवादी संगठनों से हो रही थी बंगाल को लेकर। तो उनको लगा कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हम जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश है, इस पर हम कुछ कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि वहाँ लियाकत अली खान की सरकार बड़ा ही, उसका रुख ऐसा था कि वहाँ के जो हिंदू नागरिक थे उनका रहना वहाँ बड़ा मुश्किल हो गया था और लाखों की संख्या में पलायन हो रहा था पश्चिम बंगाल में। क्योंकि वो इस तरह का कोई एक्शन लेना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा इस आलोचना को रोकने का ये तरीका है कि इसको एक बड़ा ही कार्टून छपा था उन पे और लियाकत अली खान की ऑर्गेनाइज़र में, जो कि तो उन्होंने कहा इसका अच्छा तरीका है इसको रोकने का कि इनको प्री सेंसरशिप का ऑर्डर पास कर दिया जाए। तो वो ऑर्डर लेकर जब KR मलकानी जो कि एडिटर थे उसके, और इसी तरह एक वामपंथी मैगजीन थी क्रॉसरोड्स, उसको बैन किया गया था। थापर जो रमेश थापर जो उसके संपादक थे, तो ये दोनों केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को सामने रखते हुए संपादकों के पक्ष में फैसला दे दिया, और जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था इन पर ये कार्रवाई करने के लिए, उनको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। तो एक जो तरह हथियार जो था, इन कानूनी हथियार जो उनके हाथ में था, इन प्रेस को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, तो वो चला गया। तो ऐसी स्थिति बनी, इनको लगा कि हम जो हमने कहा था वो तो हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि संविधान कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है, और उसके ऊपर से हमारी इतनी तीखी आलोचना हो रही है जो बर्दाश्त के बाहर है। तो फिर उनकी राय ये थी कि इन सब मुद्दों को क्लब करके एक तरीका है कि हम संविधान को बदल देते हैं, और तो प्रथम संशोधन फिर पेश हुआ। तो उस समय तो बाबा साहब भी लेकिन कानून मंत्री थे, तो ये माना जाए कि उनकी सहमति थी, क्योंकि वो आर्ग्यू भी कर रहे थे उनके पक्ष से। उनकी सहमति थी, उनने पार्लियामेंट में उसके संसद में उसके पक्ष में दलील भी दी, बहुत लंबी, लगभग कुछ 1-1.5 घंटे की स्पीच दी उन्होंने। लेकिन बाद में जो जमींदारी उन्मूलन का केस कुछ जमींदारों ने लड़ा मध्य प्रदेश में, तो उसमें सरकार छोड़ने के बाद, इस्तीफा देने के बाद, बाबा साहब उनके वकील के तौर पे, जमींदारों के वकील के तौर पे, और जो उन्होंने संसद में कहा था उसके बिल्कुल ही विपरीत उन्होंने कोर्ट में अपनी बहस करी। तो हाँ, इसमें तो केस जीते कि नहीं जीते? नहीं जीते, केस हार गए। केस हार इसीलिए गए क्योंकि संविधान पहले बदल चुके थे वो। तो बात यह है कि उनकी सहमति तो थी, लेकिन वो तब तक काफ़ी नेहरू कैबिनेट में काफ़ी अकेले पड़ चुके थे, और ये 3 मुद्दे मिश्रित रूप से उनके सामने आए: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जमींदारी उन्मूलन और आरक्षण। और आरक्षण के पक्ष में थे वो, जमींदारी उन्मूलन के भी पक्ष में थे। जमींदारी उन्मूलन के पक्ष में तो सभी कोई थे, कोई सभी कांग्रेस की आम राय थी, और गैर कांग्रेसी दलों में भी आम राय थी। जो जमींदारों के नेता थे कामेश्वर सिंह, वो भी सहमत थे कि ये होना है, बस बहस इस पे थी कि कितना मुआवजा दिया जाएगा, कैसे होगा। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ बाबा साहब ने इसको जो थोड़ा इसका एक्सेस था, क्योंकि नेहरू रीजनेबल शब्द इसमें नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे, वो उनकी वजह से इसमें आया इंक्लूड हुआ। तो तर्कसंगत होना चाहिए। तर्कसंगत तो हाँ, तो उनकी अब अगर मेरी राय जहाँ तक है, तो अगर ये 3 टुकड़ों में आता तो हो सकता है वो कुछ टुकड़ों का समर्थन करते, कुछ टुकड़ों का विरोध करते, लेकिन अब वो आया ऐसे, तो उसका उन्होंने समर्थन करा। पर ये वर्तमान परिदृश्य से अगर उसको जोड़े हैं त्रिपुरदमन जी, तो उस वक्त भी जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के टकराव के रूप में ही वो सामने आती है कि 2 हाई कोर्ट कुछ फैसले दे देते हैं, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देता है, और उन सबसे प्रधानमंत्री के सामने ये स्थिति बन जाती है कि उनको एक संसद का मार्ग चुनना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि जो भारत का जो राष्ट्र राज्य है जो नया स्थापित हुआ था, उसमें जो संसद है सर्वोपरि है। तो अभी भी लगभग वही स्थिति है। आप उसको कैसे देखते हैं कि इस सरकार का जो द्वंद्व है न्यायपालिका से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और उस वक्त जो चल रहा था, क्या दोनों प्रधानमंत्री लगभग सेम सिचुएशन में हैं, अभी जो प्रधानमंत्री हैं और तब जो थे?
नहीं नहीं, सेम सिचुएशन में इसीलिए नहीं है कि जो ये वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, इसमें प्रेसिडेंट और कन्वेंशन एक बड़ी ही अहम भूमिका, इसकी बड़ी एक अहम भूमिका होती। तो नेहरू जी जो कर रहे थे वो केवल तत्कालीन परिस्थितियों का सामना नहीं कर रहे थे, वो एक नज़ीर बना रहे थे, एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे थे कि आगे भी किस तरह की अपेक्षाएं रखी जाएंगी, किस तरह का व्यवहार सही माना जाएगा, किस तरह से अगर न्यायपालिका की तरफ से अगर कोई रुकावट आती है तो उसे किस तरह से टैकल किया जाएगा, उससे पार पाएंगे जी। तो उन मामलों में नेहरू आज के प्रधानमंत्रियों से या अपने बाद वाले प्रधानमंत्रियों से कई ज़्यादा शक्तिशाली पोजीशन में थे, कई ज़्यादा, लेकिन उन पे जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी कि, और मेरे ख्याल से वो ये बात, इस बात पर किसी ने इतना गौर नहीं किया। और स्वाभाविक भी बात है कि जब आप राजनीतिक परिस्थितियों से घिरे रहते हैं, परेशानियों से घिरे रहते हैं, तो आप ये नहीं सोचते कि आज जो हम कर रहे हैं इसका 20 साल बाद पे क्या नज़ीर बन के ये सामने आएगा। तो इन मामलों में नेहरू पर जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही थी और इसको इनने थोड़ा हल्के में ले लिया। लेकिन जो ये न्यायपालिका और कार्यपालिका का टकराव है, ये तब से चला आ रहा है। इनने, नेहरू जी ने जो 9th शेड्यूल जैसे एक बनाया, और 9th शेड्यूल की उससे उनने एक करीब 12-14 साल दबाव बना कर रखा न्यायपालिका पर। उसके बाद कुछ जजमेंट ऐसे आए, चाहे ऐसी गोलकनाथ वगैरह, जिसका हवाला देके कार्यपालिका ने उन 9th शेड्यूल की एक चाबी बनाई उसको खोलने की। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन ये जो राय है और ये जो भारत के एक राजनीतिक सभी दलों में मान लीजिए लगभग समान राय है कि हम जनता से चुनकर आए हैं, तो ये निर्णय हमको लेना है कि कानून व्यवस्था कैसे बनेगी, संवैधानिक व्यवस्था कैसे बनेगी। ये 100% सही नहीं है, क्योंकि ये राय जो है इंग्लैंड में, तो जहाँ पे कोई लिखित संविधान नहीं है, वहाँ तो आम सहमति यही है कि जो पार्लियामेंट कहता है वो अपने आप में संवैधानिक है। लेकिन जहाँ पर एक लिखित संविधान आपको बांध कर रखता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं न्यायपालिका का जो भूमिका होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि उसको इंटरप्रेट करना न्यायपालिका का काम बन जाता है। तो ये, इस लड़ाई का कभी अंत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हमको देखना है कि इसमें किसी एक का पलड़ा इतना भारी ना हो जाए कि वो दूसरे को कि वो कि लोकतंत्र का संतुलन खराब हो जाए, या एक पैर जो है वो दूसरे को दबाने में कामयाब हो जाए। तो आखिरी जो उनका अध्यक्षीय भाषण रहा, सिविल लिबर्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के तौर पे, तो उनने सभी पार्टियों से आह्वान करा कि वो ये प्रण लें कि अगर वो जीत जाएंगे तो वो इस संशोधन को रद्द करेंगे। तो खैर उस समय तो कोई जीतने की स्थिति में था नहीं, उनकी मृत्यु हो गई और ये बात फिर ख़त्म हो गई। लेकिन आज की जो छवि पेश करी जाती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, उनका व्यक्तित्व जो था उनका और राजनीतिक किरदार जो उन्हें निभाया, तो वो काफ़ी परे था इसके। और आज हम देखते हैं तो कुछ हद तक तो ये बात सही लगती है कि आज जो उनकी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो है, काफ़ी हद तक वो जो इस पुस्तक में नेहरू के बहस में जो नेहरू के विचार सामने आए हैं उनसे सहमति रखती है। और ये भी साफ है कि जो आज नेहरू के वंशज कहते हैं वो काफ़ी हद तक वही बात है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे। तो ये तो राजनीति का एक चक्र है जो कि उस समय का आप देखें तो मुखर्जी ने अपने भाषण के अंतिम पैराग्राफ में यही कहा कि हो सकता है कि आप आजीवन राज करेंगे, आपके वंशज आजीवन राज करेंगे, लेकिन थोड़ा आप ये गौर करिए कि अगर कोई दूसरा सत्ता में आता है, कोई दूसरा दल आता है, तो इसके क्या अंजाम होगा। तो उस समय तो सबने नज़रअंदाज कर दिया, किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि कोई दूसरा दल सत्ता में आएगा। तो अभी कुछ हमारे ख्याल से
साल भर पहले की हो सकता है बात हो, जब कुछ राहुल गांधी जी का कुछ बयान आया था, तो उस पर कुछ मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं ने शायद कहा था कि हम उन पर 1000 राजद्रोह के मुकदमे लगाएंगे। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे खुद हंसी आई, क्योंकि वो राजद्रोह ऐसा कानून है जो कि नेहरू जी इस प्रथम संशोधन से वापस ले आए और उसको मुखर्जी उसके वापस ले विरोधी आए, थे। और मुखर्जी उसके विरोधी थे। और मुखर्जी ने ही उनको ये चेताया था कि आप इसका ध्यान रखें कि अगर कोई और सत्ता में आता है तो इन कानूनों का क्या उपयोग हो सकता है। तो जब उनके वंशज पर ये बात उठी, तो मुझे लगा कि ये राजनीतिक चक्र भी ऐसी चीज़ है कि ये जब अपने आप घूमता है तो बातें अपने आप ही सामने आ जाती। तो आज या तो हम इसे ये कहें कि नहीं, ये सत्ता की मजबूरी है कि जो सत्ता में आता है वो वो उसके विचार ऐसे हो उसके जाते विचार हैं। ऐसे हो जाते हैं, या हम ये एक राजनीतिक चक्र माने कि भाई अपने आप ही जो आज ये सोचते थे वो ये सोचने लगे, और जब चक्र दोबारा घूमेगा तो हो सकता है पलड़े दोनों के फिर बदल जाएं। त्रिपुर दमन जी, ये दोनों बहुत ही विचारात्मक किताबें हैं और उम्मीद है कि लोग पढ़ेंगे। तो लेकिन हम ये सोच रहे हैं इंटरव्यू, चूँकि अगले आपको जो काम है उसके बारे में भी लोगों को थोड़ा पता चले, तो आप नेक्स्ट किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? इनके अलावा ये किताबें तो हो गई, कि नेहरू पे ही कुछ आगे कर रहे हैं? नहीं, नेहरू का किरदार है जो आगे कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उनका रोल है, क्योंकि वो एक तो आधुनिक इतिहास के कहीं ना कहीं एक तरह से केंद्र बिंदु हैं, तो उनसे बचना तो नामुमकिन है। लेकिन भारत का एक जैसा आप जानते हैं, भारत का एक अंश काफ़ी साल 40% अंश लगभग बहुत साल प्रिंसली स्टेट्स से कंप्राइज करता था। जो तो रियासतें जो और रियासतें थीं, जमींदारियां, हाँ। ज़मींदारियाँ नहीं, जो प्रिंसली सिर्फ स्टेट से रियासतें, हाँ। रियासतें थीं, तो भारत का करीब 40% अंग इन रियासतों से बना हुआ था। और उनका आज़ादी के समय भी करीब जी इतना था। 562 लगभग थी हाँ, आज़ादी तो के समय। तो इनका अपना एक संवैधानिक इतिहास है, और स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद लगभग उस इतिहास को तो लोग भूल गए हैं, और कुछ क्योंकि ये जो रियासतें थीं वो कांग्रेस के विरोधी थीं, तो कांग्रेस के सत्ता के आने के बाद इनको इतिहास से थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। तो मेरी इच्छा है कि ये जो एक खोया हुआ संवैधानिक इतिहास है, इसको एक नए परिप्रेक्ष्य से सामने लाया जाए। तो इस पर और इसमें कहीं ना कहीं नेहरू भी एक किरदार के रूप में सामने आएंगे, पर इस पर मैंने काम शुरू किया है, तो देखते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपकी वह किताब भी इतनी ही विचारोत्तेजक होगी, और उसके लिए अभी से बधाई। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।